वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस अभी हम बात करने जाएंगे फ्लोरल आर्ट पर। एक वो वक्त था जब हम फ्लोरल आर्ट की बात करते थे, यानी कि फूलों के साथ सजावट या इस किस्म से डेकोरेशंस वगैरह तैयार करना या बुकेज़ वगैरह तैयार करना, या कहीं पर भी हम फ्लोरल आर्ट देखते थे। सो नॉर्मली ये एक तासुर मिलता था कि जनाब ये जो है घरेलू ख़वातीन और वो अपने फ्री टाइम में या जो उनको स्पेयर टाइम मिलता है उसमें ये उनकी एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक्टिविटी होती है जिसमें उनका दिल भी लगता है और ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट करके अपनी क्रिएटिविटी भी शो कर सकती हैं। लेकिन अब इसको फ्लोरल आर्ट की अगर हम बात करें तो इसको एज अ प्रोफेशन भी लेकर चला जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी भी जाती हैं और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं या जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको सीखते भी हैं और सीखने के बाद अपनी क्रिएटिविटी जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स में दिखा रहे होते हैं या इस किस्म के ह्यूज मैस लेवल के जो इवेंट्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं उन पर ही अपनी क्रिएटिविटी जो है इन्हांस कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में इसको शो केस भी किया जा सकता है। आज शो में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। बट उनका तारुफ कुछ ऐसे है कि ये आइकीबाना एक्सपर्ट हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं और मॉन्यूमेंट डिज़ाइनर भी हैं और लैंडस्केपर भी हैं। शाइस्ता खावर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले मैं आपसे आपकी क्रिएटिविटी के बारे में जानना चाहूँगी। हर इंसान जो है वो किसी न किसी लिहाज से क्रिएटिव होता है। फ्लोरल आर्ट में क्रिएटिविटी, आपको इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? Actually, I started back in 1992 from a very young age. तो एक आप समझे it was all God gifted. तो फादर मेरे आर्मी से थे तो हमारी कभी कहाँ पोस्टिंग कभी कहाँ पोस्टिंग, तो कभी कुछ चीज़ इंस्पायर कर रही होती थी, कोई ट्वेग कोई चीज़ मुख्तलिफ उसको देख के। अब वो कुछ समझ नहीं लगती थी कि मैं इसका क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे है, बट आई यूज़ टू क्रिएट समथिंग। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होता गया। फिर मैंने 94 में एक एग्ज़िबिशन पूरी कर दी। मुझे ओल्ड बुक शॉप से कुछ बुक्स वगैरह मिली थी पुरानी, उसमें इकेबाना की थी और फ्लावर अरेंजिंग की थी। तो उससे मैंने फ़र्दर और अपना जो स्किल था उसको पॉलिश किया। इनिशियली इट वाज़ माय हॉबी, फिर इसको ग्रेजुअली मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपकी किसी भी चीज़ से कोई भी इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं। और क्रिएटिविटी का तो मतलब ही यही है कि आप कोई चीज़ ख़ुद से उसके अंदर कुछ मास्टरपीस में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाज़ार से कुछ भी खूबसूरत चीज़ आप ख़रीद लें, उसको आप अच्छे से फूल हैं या कोई आर्टिस्टिक किस्म का कंटेनर होगा तो उसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है। मज़ा तो इस बात का है कि कोई आम सी चीज़ हो जो आम रुल रही है या और आप उसको एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ आप वैसे ये 1992 से काम कर रही हैं, ऑनवर्ड्स आपने इस पे काम किया। स्टार्ट कैसे था कि वो जो घर के बाहरी हमारी ग्रीन बेल्ट्स पे या जो लॉन वगैरह में फूल होते हैं उनसे कोई गुलदस्ता तैयार कर लेना या वैसे गार्डनिंग का शौक़ होना, यानी इब्तिदा आपकी कैसे थी, क्या क्या करती रही आप उसमें? इसी तरह से ही था। मतलब मैंने कुछ गार्डन वेस्ट में से कुछ चीज़ें निकाली, कुछ वैसी इसी तरह से कुछ ड्राई चीज़ें। फिर मैं मुज़फ़्फ़राबाद में हमारी पोस्टिंग थी, वहाँ से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ड्राई कुछ चीज़ें मिली थी। तो बस इस तरह से करके किया। और 94 में जब मैंने पहली एग्ज़िबिशन की थी तो उसके अंदर 12,000 उस ज़माने में कमाए थे। तो वो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जिससे थोड़ा सा इसको सीरियस लिया गया कि जी यार कुछ यानी आपको मोटिवेशन मिली कि इससे रिवॉर्ड अच्छा मिला। यानी उस टाइम पर 12,000 की आज भी वैल्यू है, लेकिन उस टाइम तो कई गुना ज़्यादा थी। सो वो आपको मोटिवेशन मिली। अच्छा, वो एग्जीबिशन के बारे में बताएं कि उसमें आपने मुख्तलिफ बुकेज वगैरह तैयार करके उसमें मैंने जो थे इस तरह से देखें, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, उसका मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं फ्रेश फ्लावर्स में बनाती हूँ तो वो चीज़ तो सारी बात है 2-4 दिन बाद एक्सपायर हो जाते हैं फ्लावर्स और चीज़ें का। कुछ डेकोरेशन पीस इस टाइप का हो जो परमानेंट हो। अब उस परमानेंट के अंदर मैंने ड्राई के ऊपर मेन फोकस किया था। और उस ज़माने में ड्राई फ्लावर अरेंजिंग का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था बिल्कुल, तो शायद एक ये भी रीज़न था। फिर थोड़ा सा उसमें आर्टिस्टिक टच था तो वो एक क्लिक किया लोगों को, एक चेंज की वजह से भी काफ़ी था। फिर पीसी जैसी जगह पे था तो वो और ज़्यादा उसकी ज़रा आ जाता है, रिस्पॉन्स और बेहतर होता है।
लेकिन इसको मैं साथ साथ हर थोड़े अरसे बाद एक पॉकेट मनी के लिए कोई एग्जीबिशन कर लेती होती थी। फिर करते 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 एक स्टेज आई कि ये जो था मेरा पार्ट टाइम बिजनेस बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फुल टाइम बिजनेस, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैंने कोई 18 इयर्स टीचिंग भी किया है। ठीक है। तो पहले मैं फुल टाइम टीचिंग करती थी, पार्ट टाइम बिजनेस था, फिर ग्रेजुअली करते करते टीचिंग की छुट्टी हो गई और अपने बिजनेस को फुल फोकस किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो अभी आप किन किन डायमेंशंस पर जो हैं वो काम कर रही हैं? मैं जी इस वक्त ट्रेडिशनल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, इकेबाना सब में काम कर रही हूँ। अब उसके अंदर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, किसी को बहुत ज़्यादा फूल पसंद होते हैं, किसी को आर्टिस्टिक पसंद होता है, तो वो फिर मैं, क्योंकि मेरे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब ये देखिए आपने डिफरेंट चीज़ों के ये जो नाम लिए कि एक ले मैन जो है वो इन चीज़ों को ही और शी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज टर्म्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर कॉन्वर्सेशन। तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ले सकते हैं? या मतलब क्लाइंट आपके पास आए तो आपको उसको कितना समझाना भी पड़ता है कि ये चीज़ें हैं, यानी उसको समझाना भी तो फिर होता है, क्योंकि हर एक को तो नहीं है पता, मुझे भी नहीं इनमें से बहुत सी चीज़ें पता। जी जी। अब यही होता है कि क्लाइंट को एक्चुअली मैंने जिस तरह जो भी कोई काम, मैं एक्चुअली कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करती हूँ। कस्टमाइज डिज़ाइनिंग में ये होता है कि जिस जगह के लिए उनको अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि मैं परमानेंट अरेंजमेंट भी उनको बना के दे रही होती हूँ, तो जो उस जगह के हिसाब से उसका स्टाइल, उसका कलर स्कीम, साइज़, फिर आपका किस तरह का कोई मॉडर्न घर है तो उसमें मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन होगा, कोई ट्रेडिशनल टाइप का है तो उधर ट्रेडिशनल किस्म का होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर देखने वाली होती हैं। अच्छा, फ्लोरल आर्ट में आप किन किन स्टाइल्स पर काम कर रही हैं? जैसे आप की ये अभी मैंने हाँ जी आपको बताए हैं। हाँ जी हाँ, इकेबाना बेसिकली ये क्या है और इस पर आप किस तरीके से काम करती हैं? इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं दैट आर ऑल इंक्लूडेड? इकेबाना इज़ बेसिकली जापानीज़ फ्लावर अरेंजिंग टेक्निक, और इसकी एक सर्टिफाइड डिग्री मैंने ली हुई है, तो आई एम अ टीचर, जो कि जापानी डिग्री है मेरे पास इकेबाना। आपने ये कहाँ से ली डिग्री? ये जो है इसका प्रॉपर कोर्स होता है जो हमें करना होता है। अब ये कोई 3-4 साल का कोर्स है, वो करके तो फिर आपने कोर्स कहाँ से किया? जी कोर्स यहीं से किया, और उसमें ये कि डिग्री जापान से आई थी। अब उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है, बुक्स हैं, उसका मटेरियल है, सारा वो करना होता है। लेकिन इसमें ये है कि चीज़ जो है, आप एक आम फ्लावर अरेंजिंग जैसे हम करते हैं, वो एक बास्केट के अंदर खाली फूल लगा दिए और सीधे बस रख दिए। इसमें थोड़ा सा स्टाइल आता है, एंगल्स आती हैं, शेप्स आते हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न में जाते हैं तो वेस्टर्न का और स्टाइल है, उसकी अपनी एक लुक है। सो ये जब आप उसमें... अच्छा, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि हु आर योर क्लाइंट्स, यानी कि वो किस किस्म के क्लाइंट्स होते हैं जो आपके पास आते हैं और वो किस किस्म की चीज़ें बनवा रहे होते हैं? कुछ तो शायद स्पेशल ओकेजन्स के लिए बुकेज़ वगैरह तैयार करवा रहे हों, कुछ गैदरिंग्स ऐसी होती हैं, या कुछ शादी के आउटडोर इवेंट्स होते हैं जहाँ पर फ्लोरल अरेंजमेंट बहुत एक की रोल प्ले कर रही होती है, वो आप करती हैं। यानी आपके क्लाइंट्स किस नौयत के हैं और वो किस किस्म का आपसे काम करवा रहे होते हैं? एक्चुअली ये काफ़ी एक नीश जो है ग्रुप, उनके साथ ही इसके अंदर होता है, क्योंकि आम बंदा जो है इतना ज़्यादा इसके ऊपर उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा इस पर स्पेंडिंग भी नहीं करते। अब आम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा उसकी वेटेज नहीं है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी आर्ट और उस लेवल की चीज़ का अंदाज़ा होता है, दे वांट समथिंग डिफरेंट। बल्कि एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि चीज़ें मतलब मेरे से उन्होंने बनवाई, तो उन्होंने कहा कि हम दुबई से और पता नहीं कहाँ से उठा के चीज़ें ला रहे होते हैं, तो वी डिडंट नो कि ये सारा कुछ जो है इस लेवल का यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लीमेंट था। तो लेकिन इसके अंदर ये कि कोई भी क्लाइंट हो सकता है, मतलब एनीबडी वांट्स कुछ भी। और वो क्या क्या आपसे अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, किन किन एरियाज में अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट किया? एक्चुअली मेरे जो है मल्टीपल किस्म के क्लाइंट्स हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इंडिविजुअल्स भी हैं, कोई कंपनीज़ भी हैं, कोई हाउसिंग स्कीम्स हैं, क्योंकि लैंडस्केपिंग मैं करती हूँ तो 2 हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनके साथ काम कर रही हूँ, तो वो वेरी करता है। अब जैसे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मैंने काफ़ी उनकी एक्सपोज डिज़ाइन की हैं, तो उसमें कोई 20 फीट के कोई शैंडलियर्स और सारा उसमें सब्ज़ी और फल मैं इस्तेमाल करती हूँ खाली,
उसमें फूल पत्ता कोई नहीं यूज़ किया। तो इसी तरह से क्रिएटिव काम, ज़रूरी नहीं हर एक में फूल ही हों। अब आपके सामने ये जो जिलानी पार्क के अंदर फ्लावर एग्जीबिशन होती है, उसके अंदर जो मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल होता है, क्योंकि वहाँ पे 10 से 12 दिन तक एग्जीबिशन आपकी चलती है। अच्छा, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करती हैं? उसमें उसकी डिज़ाइनिंग मैंने काफ़ी की है। अब क्रिसैंथेमम शो है तो मैंने ह्यूज क्रिसैंथेमम 5-5 फुट राउंड के क्रिसैंथेमम्स के साथ एंट्रेंस बनाई हुई है। तो कोई स्प्रिंग शो है तो उसमें फ्लेमिंगोज बना दिए, को कुछ कर दिया, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स। अब वो ह्यूज मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनके हिसाब से वो ह्यूज इंस्टॉलेशंस होती हैं। डिपेंड करता है ना किस किस्म का है। मेरे पास काफ़ी वैरायटी कह लेंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा ये जो इकेबाना टेक्निक या इसमें आपकी एक्सपर्टी भी है, आपने इसी तरफ ही जाने को क्यों प्रेफर किया? और भी तो इतनी टेक्निक्स है ना, क्या ये पाकिस्तान में कॉमन है, लोग ये करवाना पसंद करते हैं, या व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर दिस? एक्चुअली इसकी एक अपनी वर्थ है, जैसा मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स के हिसाब से आप उसके अंदर प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो एक ये हम मिनिमम मटेरियल के साथ कुछ आर्टिस्टिक वे के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हुए डिज़ाइंस करते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास मैं डिफरेंट फॉर्म्स में काम कर रही हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो लोग होते हैं वो दूसरे ममालिक में कुछ ना कुछ सीखने जा रहे होते हैं कि हम वहाँ से कोई डिग्री लेकर आएँ, कोई सर्टिफिकेशन कर आएँ। आप यूके गई रिसेंटली और वहाँ पर ट्रेनिंग देकर आई। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आपके जो स्टूडेंट्स थे वो नॉर्मली किस किस्म के स्टूडेंट्स थे, किन कल्चर्स से उनका ताल्लुक़ था, और आपने वहाँ क्या सिखाया? मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं वहाँ पे फॉरेनर्स को टीच करके आई हूँ अपनी ही स्किल्स। अब उसमें मैंने ट्रेनिंग सेशंस दिए, उसके अंदर मैंने टीचिंग क्लासेस दी, उसमें वर्कशॉप्स भी दी। अब उधर कोई 70 इयर्स ओल्ड फ्लोरल क्लब था, कोई 42 इयर्स फ्लोरल क्लब था, कोई 40 इयर्स ओल्ड फ्लोरल क्लब था। अब वहाँ पे सब फॉरेनर्स थे, उसमें कोई एशियन नहीं था। तो उनमें अच्छी एल्डरली लेडीज़ भी थी, सारा था, और उनको मैंने डिफरेंट वायर टेक्निक्स करवाई। फिर उससे उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मैंने क्या क्या काम किया है या मैंने क्या डिज़ाइंस बनाए हैं, उनको उसकी एक प्रॉपर टीचिंग सेशन दिया मैंने। तो काफ़ी अप्रिशिएट और ये कितने दिन तक आपकी ये ट्रेनिंग जो है ये कंटिन्यू रही? मैंने एक्चुअली 4 जगह के ऊपर जाके सेशंस दिए हैं। तो वो 1 डे वर्कशॉप्स थी चारों जगह पे। अच्छा, तो क्या अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑब्वियसली मुख्तलिफ बच्चियाँ स्पेशली होंगी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा एक आर्ट्स का अलहदा एक पीरियड होता था जिसमें ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह सिखाई जाती थी। तो वो एक अच्छी एक्टिविटी भी थी, और ऑब्वियसली फिर आप आगे जाके फिर जिसकी जो चॉइस होती है, जो साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, अभी भी बहुत सी बच्चियाँ ये शौक़ रखती हैं। तो क्या आप यहाँ पाकिस्तान में भी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह देती हैं, या ऑनलाइन क्लासेस हो गई या फिजिकल क्लासेस? मैं जी प्रॉपर इकेबाना के कोर्स भी करवा रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनको बाकायदा सेशंस में देती हूँ। उसके अलावा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए तो मैं एक कह लें कि विदाउट चार्जिंग एनीथिंग मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सेशंस भी देती हूँ, और उनको मैं गाइडलाइन भी देती हूँ, वर्कशॉप्स भी देती हूँ। कुछ अर्से पहले कनेड में दिया था, जीसी बड़ी दफ़ा गई हूँ, लाहौर कॉलेज है, इस तरह से मुख्तलिफ। अब वो उसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विद द यंगर जनरेशन। लेकिन देखें, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तब चीज़ें कैसी थी और अब चीज़ें कैसी हैं? क्या उस टाइम लोग कम थे या अभी भी लोग कम हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ तब और अब में क्या फ़र्क क्या है? अभी देखें, पहले तो ये था कि पहले तो किसी को कुछ पता नहीं होता था। अब ये कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है, बट स्टिल इसको एज प्रोफेशन बहुत कम लोग जो हैं वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी इसकी इतनी वेटेज नहीं है। असल में देखें, वेटेज की आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन वेटेज तब किसी चीज़ से आती है जब आपको पता लगे दैट यू आर गेटिंग एन एम्पल अमाउंट, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। लेकिन जब आपको ये पता लगे कि अच्छा यार, इसमें हमें शायद बहुत स्ट्रगल के बाद फिर जाके कहीं पैसा, और वो भी शायद इतना ना हो, सो पीपल डू हेजिटेट, वो दे डोंट लाइक, वो ओवरलुक कर जाते हैं ऐसी चीज़ों को। सो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को लगता है शायद इससे मनी मेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, सो उसकी फिर वेटेज भी उतनी नहीं है? एक्चुअली इसके अंदर मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी क्रिएटिविटी है, क्योंकि हर बंदे में वो स्किल नहीं है, और वो स्किल कुछ गॉड गिफ्टेड भी होती है, बाकी आप खुद ट्रेनिंग से लेते हैं।
तो हमारे ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन में इतना पेशेंस ही नहीं है, दे डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इजी मनी वाला चक्कर होता है कि आराम से जी कोई आसान सा काम करें जिस पे कुछ करना ना पड़े। ये मेरे केस में अगर देखा जाए तो इट वाज माय हॉबी, फिर आई कन्वर्टेड इनटू माय बिजनेस। तो वो कहते हैं ना, जब हॉबी आपका बिजनेस में, प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है तो इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई काम कर रही हूँ, समटाइम्स सारी सारी रात भी काम करना पड़ता है टू मीट द डेडलाइंस, लेकिन मुझे वो और एनर्जी मिल रही होती है, मैं और फ्रेश, क्योंकि मेरी ये मेरा पैशन है। इट्स मोर लाइक अ पैशन। तो इट्स नॉट, ठीक है, एक अच्छे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना देख रहे होते हैं, काम भी कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप वैसे भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तमाम लड़कियां जो ये सीखना चाहती हैं उनको आप क्या प्रेफर करेंगी? एक तो आप सिखा रही हैं, आपसे कांटेक्ट करने का ज़रिया क्या है, या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स जो आप यहाँ पर बता सकें कि वो यहाँ पर जाके इस तरह के कोर्स कर सकती हैं एंड दे शुड कम फॉरवर्ड? हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा कह लें कि मार्केट में गैप है। आपके सामने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जो कि डिज़ाइनर्स के लिए इस वक्त डिग्रीज़ जो हैं उनको मिल रही हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिकली इन फील्ड्स के अंदर कुछ नहीं है। सो नेट पे है काफ़ी कुछ, नेट से हो सकता है, बाकी एफर्ट करने से सारा कुछ। आजकल तो इंटरनेट भी बहुत बड़ा सोर्स है। अदरवाइज़ मेरा इंस्टाग्राम है shaista.khawer, उसके ऊपर काफ़ी हद तक मैं उसमें कुछ चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़, आपको मुख्तलिफ अवार्ड्स भी मिले हैं, आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, आपको गवर्नर्स अवार्ड भी मिल चुका है, आपको सादिक एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। सो ये वाला जो सफ़र और इसमें ये अवार्ड्स मिलना, हाउ डिड यू फील? इस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये एक जो मैं वेलफेयर का काम कर रही हूँ, जो पिछले 15-16 साल से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करती हूँ, मुझे लगता है वो मेरे पेरेंट्स की और उन लोगों की दुआएं हैं। ये बहाने होते हैं आपको अल्लाह इज़्ज़त देने के, कह लें कि बहाने होते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता मेरा कोई कमाल है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस वक्त हैं। लेकिन आपकी रिकग्निशन इस एज में हो जानी, बात डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं उनके मरने के बाद उनकी रिकग्निशन हो रही होती है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर कोई इस काम को अपना मेन प्रोफेशन बनाना चाहे, मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहे, सो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगी और ये कैसे बन सकता है एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम किसी भी इंडिविजुअल का? देखिए, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई हूँ, क्योंकि बट हमारे सामने एग्जांपल्स कम है ना। हाँ, ये है, इस फील्ड में एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, इसमें थोड़ी मेहनत और ख्वारी ज़्यादा है। और ये जब तक आपका अपना पैशन नहीं होएगा ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये कि आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप कुछ हैं, इट्स अ स्किल। और मेरे ख्याल से हर फीमेल को स्पेशली जो है वो इस साइड पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कल अपने घरों में आप उसको अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, अब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, और प्लस एक पॉकेट मनी भी हो सकती है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मैं जा रही हूँ, उनको मैं सेशंस देती हूँ, उससे मोटिवेशन लेके बहुत सारी बच्चियों ने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है एंड दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि मोटिवेशन के लिए इतना भी काफ़ी है कि अगर आपकी कोई चीज़ पैशन है, सो आप उसको समहाउ अपनी पॉकेट मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आजकल हम शादियों की बात करें, सो आजकल जो है मुख्तलिफ, अगर हम इवेंट्स को देखें या वलीमा के फंक्शंस देखें, या वलीमा और बारात, वो जो इकट्ठे वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, वो डे टाइम वेडिंग्स होती हैं और उसमें फ्लोरल अरेंजमेंट्स, ऑफ वाइट फ्लावर्स और ग्रीन उसके लीव्स वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई आपको इस तरह का टास्क कभी मिला है कि हमारे वेडिंग को जो है आके वो प्लान करें, वेडिंग में जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो बेसिकली आप देख रहे हो, सो हैव यू एवर डन? जी, मैंने वेडिंग्स किए हैं, लेकिन वेडिंग्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके अंदर। और ज़्यादातर जो लोग हैं उनका बस ये होता है कि कोई जगह रह ना जाए जहाँ पे फूल ना लगे। और अब तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज हो गया, आपने देखा आर्टिफिशियल फ्लावर्स उन्होंने लिए होते हैं, वही सर्फ में निकाले, धोए, दोबारा लगा दिए। और कईयों ने तो अपने पैनल्स और चीज़ें पहले से डिज़ाइन करके प्लास्टिक चढ़ाए होते हैं, वही रखते हैं और वही कर लेते हैं। तो उसमें वो दैट इज़ अ डिफरेंट डायमेंशन।
लेकिन जब हम आर्ट की बात करते हैं, लेकिन क्या लोग ऐसे हैं जो मतलब फ्रेश फ्लोरल अरेंजमेंट अपनी वेडिंग्स पर देखना चाहें और इस किस्म का हैं, काम लेकिन अब कराना काफ़ी चाहें? कम है, क्योंकि पहले जो था, पहले इस चीज़ का काफ़ी ट्रेंड था। अब कुछ अरसे से जो है आर्टिफिशियल के ऊपर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल के साथ टास्क दिया जाए सो मेरे ख्याल में आप वो भी अच्छे से जो मैं कर परमानेंट सकेंगी। फ्लावर अरेंजिंग कर रही हूँ, जिस तरह ऑफिसेज में, घरों में, मुख्तलिफ उस तरह से, तो वो सारा आर्टिफिशियल के साथ होता है। क्योंकि देखें, जो फ्रेश है वो तो आपने किसी इवेंट पे, कोई बर्थडे है, कोई कुछ है, या और उसके बाद वो ख़त्म आपको हो गया। dispose off करना लेकिन पड़ेगा। जिस तरह मैं डेकोर कर रही हूँ, उसके अंदर यही होता है कि उनकी जगह के, अब जिस तरह ऑफिस डेकोर कईयों को करके दिया है, घरों में करके दिया है, ड्राइंग रूम है, इवन आपका किचन है, बहुत सारी जगह हैं, और वहाँ पर आप कुछ भी उसके हिसाब से कस्टमाइज डिज़ाइन करके, किसी कॉर्नर को आपने इन्हांस कर लिया, किसी और जगह के लिए आपने कुछ डिफरेंट क्रिएट कर दिया, तो वो उनका परमानेंट फीचर रहता है। और कई ऐसे लोग हैं, कोई 10-10 साल बाद भी कभी सलाम दुआ हुए तो पता चलता है जी वो वैसे का वैसे अरेंजमेंट है। यानी कि ऑब्वियसली अगर आप परमानेंट की तरफ जाते हैं सो फिर तो ये एवर लास्टिंग है। आप मतलब अगर उसको बस wash जब तक वगैरह आप भी उसको करके- तोड़े फोड़े ना, हाँ, तब तक। तो अब वो कई तब जो तक चीजें चलती जिनके हैं। But बच्चे ये होते बहुत हैं, अच्छी हॉबी है। हाँ। और मेरे ख्याल में अगर आपको जरा सा भी शौक है, अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं भी करना चाहते, प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी करना चाहते तो फिर भी आप अपने घर की डेकोरेशन और इस किस्म और की ये लॉन के आपकी अरेंजमेंट करके भी थेरेपी अपना में दिल भी आ बहला जाता सकते हैं। है। इट्स मेडिटेशन, ये जो है ये थेरेपी भी है। और फूलों में आपके- वक्त गुजारना, हाँ। सो ऑब्वियसली इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और क्या हो सकेगी। मैं बड़ा इस चीज़ को मज़ा मुझे आता है सोच के कि अल्लाह ने रिस्क जो है फूलों और पत्तों में रखा हुआ है, तो ये भी एक ब्लेसिंग ही blessing है। blessing है। अगर इंसान सोचे कि ये ब्लेसिंग है सो डेफिनेटली इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच शाइस्ता खावर हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये शेयर करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो आज हम आपसे जानेंगे कि जितने भी स्टार्स और उन सब का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सो आज आप अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें और किस ज़ोडिक साइन को पहले टारगेट करें, किसका को कैसा दिन रहने वाला है? ओके, आज हम देखते हैं कि मून किस हाउस में है। वो स्कॉर्पियो के बिल्कुल सेंटर में है, तो स्कॉर्पियन से स्टार्ट कर लें हम आज। चलें, ठीक है। स्कॉर्पियन से। स्कॉर्पियन वालों का थोड़ा सा, जब भी मून स्कॉर्पियो साइन में आता है तो वो इमोशनली ज़रा ज़्यादा हिट करता है। ये जो एनर्जीज होती हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करूं कि प्लीज़ लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम एक चाय के कप में 1 चम्मच चीनी डालें तो वो चाय हम पी सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी चाय के कप में 10 चम्मच चीनी डालें तो वो जो चाय है वो जहर बन जाती है। मून जब भी स्कॉर्पियो में जाता है तो आपका माइंड, लोगों का जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है और लोग जो हैं उससे लोगों को वो हिट करता है। मुख्तलिफ वाक़यात जो एनवायरनमेंट के मुताबिक हुए होते हैं उसमें वो ज़्यादा सोचता है नेगेटिव या पॉजिटिव सोचता है, तो उससे उसका जो रद्द अमल है वो गलत होता है। इसलिए कहा गया है कि जब भी मून स्कॉर्पियो में आए तो कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें। आप थोड़ा सा 2 दिन वेट कर लें, क्योंकि हर साइन में 2 से ढाई दिन तकरीबन मून रहता है। ठीक है। तो मून की मूवमेंट से आपके लोगों के मिजाज बदलते हैं, और अगर इंसान इस नॉलेज को, इस रिसर्च को इल्म गैब से हट के सोचे कि ये सिर्फ एक रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो मून स्कॉर्पियो में होने के लिए, जब भी स्कॉर्पियो में मून आता है वो लोग ज़रा ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक करते हैं। अगर वो थोड़ा सा लाइट सोचे तो वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन स्कॉर्पियंस का दिन कैसा, जुम्मा है जैसा कि आज, तो कैसा रहेगा फ्राइडे, और फिर बाकी हम वीकेंड्स पे नहीं ज़ोडिक साइंस डिस्कस कर रहे, तो सैटरडे संडे तीनों दिन कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, स्कॉर्पियन के 4th हाउस में चूँकि सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है वो आया हुआ है, वो अपनी एनर्जी देगा, तो वो घर में थोड़े से उदास रह सकते हैं। अगर वो अपनी उदासी को ख़त्म करना चाहते हैं तो स्कॉर्पियन वाले अपना टाइम घर से बाहर गुजारें। अगर फीमेल हैं और वो घर से बाहर नहीं जा सकती तो थोड़े से घर में जो ओपन एरिया है उसमें अपना टाइम ज़्यादा गुजारें। अगर ठंड है तो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लें, थोड़ा सा बैलेंस कर लें, लिबास अच्छा पहन लें, लेकिन थोड़ा सा ताज़ा हवा लें, उससे उनका ये जो दिन है
फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत अच्छा गुजर सकता है, वीकेंड अच्छा गुजर सकता बहुत है, अच्छा एंजॉयबल गुजर सकता है। जी, बिल्कुल। ठीक है जी, अब हम सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस जिसके बारे में आप कहते हैं कि इनको फ़ायदा देना भी आता है और अपना फ़ायदा निकलवाना भी आता है। सो सेजिटेरियस का आज का दिन कैसा रहेगा? सेजिटेरियस वाले इनको चूँकि फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, और अपने से ज़्यादा किसी को अक्लमंद दाना नहीं इसलिए नहीं समझते क्योंकि इनके जो हाउस है उसका जो ऑनर है वो जुपिटर है, विजडम है, बहुत ज़्यादा दाना होते हैं, अपने एनवायरनमेंट अपने दायरे के मुताबिक बहुत अच्छी अकल की बात भी करते हैं, लेकिन थोड़े से जल्दबाज होते हैं। सेल्फिश नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपना फ़ायदा लेना जानते हैं, लेकिन ये लोगों को फ़ायदा देते भी हैं। बहुत सारे जो प्रोफेसर लोग हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं, वो सेजिटेरियस होंगे क्योंकि उनका जो प्लैनेट है वो उन्हें बाय बर्थ एनर्जी का ऐसी एनर्जी का मिला है कि जिससे वो लोगों पे कर्म करते हैं। कौन सी एनर्जी? पढ़ाने की, इल्म देने की, कुछ ना कुछ कर्म करने की। तो सेजिटेरियस लोग कुछ ना कुछ दूसरे लोगों में बांटते हैं, वो नॉलेज होता है। और वो अगर अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें अपने, क्योंकि थोड़े से गुस्से में होते हैं, थोड़े से ज़रा ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, वायलेशन नहीं करने नहीं देते, खुद जितनी मर्जी कर ले उनको कोई रोक नहीं सकता, वो बातों में घुमा देते हैं। तो अगर वो लोगों को बर्दाश्त करें, लोगों को अच्छा थोड़ा सा बैलेंस रख के सिखाएं, तो उनके जो स्टूडेंट है वो बहुत कमाल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो क्या जनाब, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम कैप्रिकॉर्न्स की बात करना चाहेंगे। आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन और रेस्ट ऑफ द वीकेंड कैसा रहेगा? फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे तो आज है, सैटरडे एंड संडे ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न वालों का ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो बादल थे उनकी लाइफ में वो आहिस्ता आहिस्ता छुट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टफ टाइम देखा है। सैटर्न की मौजूदगी जो है वो हालात को ज़रा थोड़ा सा दबाव में रखती है। तो नवंबर से उनका सैटर्न दूसरे घर में मूव हो गया, उनको थोड़ी सी आसानी आई होगी। उनके 7th हाउस का ऑनर जब 11th में आए तो वहाँ पे उनको घर में बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, किसी दोस्त के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। कोई प्लान किया हुआ है दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, तो उसमें थोड़ा सा दबाव रहेगा, जाना नहीं, थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकता है। अगर अपना फैसला दोस्तों को सुपुर्द कर दें कि भाई जो भी आपने करना है आप करें, वो खुद इन्वॉल्व ना हो, तो उनका ये वीकेंड बहुत अच्छा गुजर सकता है। बिल्कुल ठीक हो क्या। अब हम बात करना चाहेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? जी इमरान साहब। एक्वेरियस फ्राइडे वाले दिन जो है एक्वेरियस वालों के लिए इसलिए अच्छा है कि उनका 9th हाउस लिब्रा है। लिब्रा में जो सैटर्न है वो बड़ा अच्छा रहता है। 9th हाउस का ऑनर उनके घर में, 9th हाउस जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है। ये मैं बातें कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट है वो भी सुन रहे होंगे, जो टीचर हैं वो तो सुनते ही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है वो भी सुने तो उनको सीखने का मौका मिल जाए। 9th हाउस जब एग्जॉल्टेड जो प्लैनेट होता है वो उनके अपने हाउस का ऑनर है। उससे क्या होगा, ये जो 2-3 दिन है उसमें मून साइन उनका 10th हाउस में आने से आपको बिजनेस में करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मून साइन जुपिटर से 6th 8 का है। तो उनका प्लान बहुत अच्छे होंगे, प्लान उनके होंगे कि हमने ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वो करना है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, उनके प्लान बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये मंडे के बाद ही कुछ होगा जो भी उनके प्लान होंगे। बिल्कुल ठीक हो क्या। एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज वाले जनाब 8th हाउस में 4th हाउस का ऑनर 8th हाउस में जाए तो थोड़ा सा घर में थोड़ा सा इख्तलाफी सिचुएशन हो सकती है, फूड में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर पॉजिटिव बात करें तो वो अचानक कहीं जा सकते हैं, अचानक उनका मूड बन सकता है कुछ किसी सफ़र में, शॉर्ट सफ़र या थोड़ा बहुत अच्छा, तो वो ये फ्राइडे सैटरडे संडे उनके लिए अच्छा गुजरेगा। जेमिनी का आज का दिन कैसा रहने वाला? जेमिनी वाले हमेशा वर्किंग मूड में होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करने के चक्करों में होते हैं। अगर वो वेले भी बैठे हैं, फारिग भी बैठे हैं, फ्री भी बैठे हैं, तो वो उनका दिमाग चलता रहता है, वो सोते हुए भी उनका माइंड चलेगा। इसलिए उनको ये फ्राइडे, चूँकि 6th हाउस में उनकी फ़ाइट हो सकती है, अगर वो ऑफिस में है उनका इख्तलाफ होगा, किसी न किसी साथ वाले कोलीग से उनका इख्तलाफ होगा। अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट पे रख के चलें तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसेरियंस आज का दिन और वीकेंड जो है वो कैसा रहेगा? ये वीकेंड कैंसेरियन वालों के लिए बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि 5th हाउस में मून जब आ जाए, है स्कॉर्पियो में, लेकिन वो अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने बच्चों के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। ये वाले 3 दिन उनके लिए बहुत अच्छा गुजर सकता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ लियो वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला? लियो वाले अपने घर के हवाले से 4th हाउस का ऑनर 6 में जब हो और उसमें मून आ जाए तो अपने घर में वो कुछ गेट टुगेदर कर सकते हैं, किसी लोगों को बुला सकते हैं। वैसे भी लियो वाले जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ पार्टीज में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे जो सबसे प्रोमिनेंट बंदा है वो लियो ही होगा। वो चूँकि लीड करना जानते हैं, वो लोगों को लेके चलना जानते हैं, तो ये जुमा फ्राइडे सैटरडे संडे वो लोगों के साथ बहुत अच्छा घुल मिल सकते हैं, बहुत अच्छी पार्टी अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इन दिनों में। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? लिब्रा वाले थोड़े से आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में जब भी केतु होता है तो वो उनको आइसोलेट कर देता है। आइसोलेशन से बचने के लिए मेरी ये राय होगी कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ले आएँ। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि आप वो वेट उठाएं, वो ऐसा एक्सरसाइज ये है कि आप फ्रेश एयर में पानी पी लें, फ्रेश एयर में बातचीत कर लें, तो उससे भी आपकी एक्सरसाइज अच्छे मूड में अच्छी बातचीत करेंगे तो उनकी वो जो आइसोलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। वर्गो उसका आज का दिन कैसा रहेगा? वर्गो वाले ट्रैवलिंग ना करें, ट्रैवलिंग में उनको झगड़ा होगा ये 2-3 दिन में। झगड़े से मुराद हाथी पैण वाला झगड़ा नहीं होता, झगड़ा उससे मुराद इख्तलाफी सिचुएशन बहुत होती है। तो तीसरे हाउस में आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो वर्गो वाले ये 3 दिन अपने सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र बहुत ज़रूरी करना है तो फिर ये फ़ैसला करके जाएं कि मैंने इख्तलाफी नोट नहीं करना, क्योंकि इख्तलाफ ज़रा सा भी किया तो सारा दिन ख़राब हो जाएगा। अगर वो अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं तो इख्तलाफ ना करें, अपनी तवज्जो उस तरफ ना करें कि जहाँ पे इख्तलाफ होना है, तवज्जो को दूसरी तरफ कर लेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे जो सिंबल्स होते हैं जो हर ज़ोडिक साइन के साथ होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न्स के साथ गॉट होती है, इसी तरह अगर हम स्कॉर्पियंस की बात करें उनके साथ बिच्छू होता है। आपने कहा गॉट जो है कैप्रिकॉर्न्स के हवाले से वो दूसरों को बड़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली होती है, कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं वो दूसरों को बड़ा फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर हम स्कॉर्पियंस की बात करें उनके उस पर स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन बिच्छू ही होता है, सो क्या वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, डंक मार लेते हैं? क्या है जो इनके साथ बिच्छू का निशान होता है? हमारी जो तारुफ होता है, किसी भी चीज़ का जो तारुफ होता है वो हम उसी पे चलते हैं, सारी ज़िंदगी उसी राय पे चलते हैं। ये बिच्छू, मैंने पहले बात की कि ये बिच्छू आसमानों पे बिच्छू शिच्छू कुछ भी नहीं बना हुआ, वहाँ पे एक सिंबल्स हल्का सा निशान है। आगे से एस्ट्रोनॉमर ने जिन्होंने तहकीक की, जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने उसी जाविये से वो चीज़ें बना दी, हमने उसी तखय्युल को अपने दिमाग में फिट कर लिया। एजम्पशन जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बुरी है, जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसी को लेना चाहिए। स्कॉर्पियन लोग कमाल के लोग होते हैं, इतने मुखलिस लोग होते हैं, इतने शानदार लोग होते हैं, इतना प्यार करने वाले होते हैं। उनका ये जो बिच्छू वाला साइन, मैंने पहले कहा, ये फेक चीज़ है। हल्का सा आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों का चूँकि हम लोग है ना, लियो भी अगर किसी को नुकसान दे तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये लियो है, ये बादशाह मिजाज है, और स्कॉर्पियन को हम ज़्यादा नॉमिनेट कर देंगे कि अब बिच्छू वाला तो इसने हरकत की, हालांकि कर वो लियो वाला भी कर सकता है वही हरकत। ये जो डंक मारने वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। स्कॉर्पियंस बहुत नाइस, इनका सिर्फ एक इशू है कि ये बहुत मुखलिस होते हैं, जिससे चलते हैं दिल से चलते हैं। हाँ, अगर ये कट लगा दें किसी को, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी को इन्होंने फाड़ दिया अपनी लाइफ से, तो मुड़ के नहीं देखते, फिर वो कभी भी उससे बात नहीं करेंगे। दिल के शानदार लोग होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। बिच्छू का कॉन्सेप्ट है इनके, उसमें ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ये तमाम जो सिंबल्स अलॉट किए गए हैं, सिंबल्स हम कहेंगे, ये सारा ऐसी बस चीज़ें हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मैं ये कहूँगा कि नॉलेज चूँकि बहुत वसी है, ये पूरी सदियों की रिसर्च है। इसमें अगर कभी टाइम हुआ तो मैं एक अगर आप कहेंगे तो एक सिंबल का पूरी डिटेल से भी नहीं बता सकता, 2 घंटे भी कम है, बिल्कुल नॉर्मल से बता सकता हूँ। सिंबल को जस्ट एक आइडिया दिया गया कि ये चीज़ है, क्योंकि पहले जब लफ्ज़ नहीं थे, जब हम बात कर रहे हैं तो ये लफ्ज़ों से कर रहे हैं। पहले जब लफ्ज़ ही नहीं थे तो लोग सिंबल से चलते थे कि यार ये सिंबल है तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, पहले जो बहुत ज़्यादा ज़माना कदीम में। तो ये बिच्छू या ये चीज़ें तब से चली आ रही है और हम लोगों ने उसी पे अपनी बुनियादें रख ली और उसी पे चल रही हैं। अगर मैं फेक कहूँगा तो इतने जो रसाले, मैगजीन्स, इतनी चीज़ें, यूट्यूब, गूगल भरा पड़ा है, तो लोग कहेंगे कि ये तो बात ही गलत है। इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन वो नेगेटिविटी से नहीं है, उसका ताल्लुक है कि कुछ ना कुछ चीज़ें असरात हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है।
बिल्कुल ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि आप सबका आज का दिन एंड द रेस्ट ऑफ द वीकेंड जो सैटरडे एंड संडे है वो कैसा रहेगा। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।